girls with their nails done now. Girls with their nails done. Girls with their nails done. I think the girls with their चलिए दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और आज हम जो अपना अगला टॉपिक है, यानी कि ये लेक्चर 3 है। तो इसमें आगे का जो पार्ट है, जो क्लास 10th की हिस्ट्री का पार्ट है, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने जैसे पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आपको जो पिछला 2 लेक्चर्स हैं उन्हें देखना है। ठीक है, अगर वो नहीं देखेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो हमने लिबरल नेशनलिज्म के, आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन भी थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। तो हमने लिबरल नेशनलिज्म के बारे में हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि आगे लेक्चर में जो हम कवर करेंगे, लेक्चर 3 है आपका। तो लिबरल नेशनलिज्म, लिबरल का मतलब जो फ्री माइंड के लोग होते हैं, लिबरल जो होते हैं वो फ्री माइंड के लोग होते हैं। तो जो फ्री माइंड्स के लोग थे वहाँ पे, जो मतलब बहुत सोसाइटी को बदलाव लाने को भरोसा करते हैं, जो सोसाइटी में बदलाव है उसे एक्सेप्ट करते हैं, वही लोग लिबरल्स कहलाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि उस समय यूरोप में लिबरल्स का नेशनलिज्म था वो कैसा था, लिबरल्स में राष्ट्रवाद कैसे आया, उन्होंने कैसे जन्म दिया। देखिए, तो इसमें डिस्कस किया गया है लिबरल जो है वो एक लैटिन वर्ड है, लैटिन रूट से आया है, और इसका मतलब जो होता है वो होता है फ्री। ठीक है, फ्री किसी भी फ्री ख्यालों से, ठीक है, किसी भी चीज से। लेकिन लिबरलिज्म का जो मीनिंग था हर एक क्लास के लिए ये अलग अलग था। न्यू मिडिल क्लास के लिए अलग था, पॉलिटिकली अलग था, और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो फ्रेंच पीपल्स थे उनके लोगों के लिए ये अलग था। ठीक है, तो न्यू मिडिल क्लास के लिए यूरोप में क्या था, स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वल राइट बिफोर लॉ। जो न्यू मिडिल क्लास के लिए इक्वल राइट का प्रतीक था, ठीक है, फ्रीडम का प्रतीक था, और इक्वालिटी का प्रतीक था बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के बराबर सब इक्वल होने चाहिए। पॉलिटिकली इसका जो मतलब होता है वो इज एम्फसाइज ऑन द गवर्नमेंट बाय द कंसेंट। ठीक है, जो लोगों के जो कंसेंट से, मतलब लोगों की गवर्नमेंट जो होती है, लोगों के जो चुनाव से गवर्नमेंट फॉर्म होती है, लोगों से पूछ के जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है, उसे गवर्नमेंट ये एम्फसाइज करता है इस नोशन को कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट से फॉर्म हो। अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन में उन लोगों के लिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या मतलब था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के लोगों के स्टेट फॉर द एंड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन में, अब जैसे हमें पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में वहां पे मोनार्ची थी, जार वगैरह वहां पे रूल करते थे। तो जो जो फ्रेंच पीपल के लोगों के लिए ये किसका प्रतीक था, वो था एंड ऑफ द ऑटोक्रेसी। जो मोनार्चीज हैं वहां पे, उनके एंड के लिए प्रतीक था। एंड क्लर्जिकल प्रिविलेजेस, जो वहां पे क्लर्क्स जब वगैरह थे उनके लिए जो प्रिविलेजेस मिलते थे, ठीक है, एंड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक कॉन्स्टिट्यूशन जो कि उनके जो लोग हैं वहां पे, फ्रेंच पीपल, उनके लोगों के उनके हकूक के बारे में बात करें, एंड रिप्रेजेंटेड अ गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। गवर्नमेंट जो बननी चाहिए वो थ्रू दी पार्लियामेंट बननी चाहिए, मतलब वहां पे लोग जो हैं वो अपने जो प्रतिनिधि हैं उन्हें इलेक्ट करें, और फिर वो पार्लियामेंट में उनके लिए आगे लॉज बनाए हैं, जो आमतौर पर एक डेमोक्रेसी में होता है। तो मतलब दे वांट डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे सफरेज, अब आपके एनसीईआरटी में जो आगे जो पॉइंट दे रखे हैं वो है सफरेज के। सफरेज मतलब होता है राइट टू वोट। ये सिंपल 1 नंबर में सीधे आंसर आ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफरेज। ठीक है, 1 नंबर का जो आपके उसमें क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। राइट टू वोट, सफरेज का मतलब होता है किसी को राइट देना, राइट वोट का, उसे राइट टू वोट सफरेज कहते हैं।
इक्वलिटी बिफोर डिड नॉट स्टैंड फॉर यूनिवर्सल। अब सफरेज का वहां पे वैसे तो ये राइट टू वोट होता है सबके लिए, ठीक है, अगर हम यूनिवर्सली उस समय टर्म्स की बात करें, ठीक है, लेकिन उस समय जो था वो इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं स्टैंड कर रहा था, क्योंकि उस समय जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में थी, मतलब इसका वैसे तो मीनिंग होता है कि सफरेज मतलब सबको वोटिंग राइट होनी चाहिए, एक एज आप डिसाइड करने अडल्ट के लिए वोटिंग राइट्स वो होने चाहिए, लेकिन ये उस समय ये इक्वलिटी बिफोर डिड नॉट स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सफरेज, सबके लिए जो थे उस समय जो वोटिंग राइट्स थे वो नहीं थे, वुमेन्स के लिए नहीं थे, और जो नॉन ओइंग प्रॉपर्टी मेंस थे उनके पास नहीं होते थे। अंडर जैकोबिन क्लब ओनली मेल वर गिविंग राइट्स, जैकोबिन क्लब्स का जो जैकोबिन क्लब्स जब फॉर्म हुए थे तभी जो मेल्स के लिए थे वो इक्वल राइट्स जो थे वो मिले थे, वुमेन्स को उस समय तब भी नहीं थे। नेपोलियन कॉन्टिन्यूड द ओल्ड सिस्टम, जो पहला जो ऐसा था कि जो वुमेन्स थी और जो नॉन प्रॉपर्टी ओनिंग मैन थे उनके लिए कोई वोटिंग राइट्स होते थे, सो जो प्रॉपर्टी ओनिंग मैन्स होते थे उनके लिए ही सिर्फ वोटिंग राइट दिया जाता था उन्हें इलेक्ट करने के लिए। लेकिन जब जैसे पुराना सिस्टम था, अब नेपोलियन आए, उन्होंने भी पुराना सिस्टम जारी रखा, रिड्यूस वुमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर सब्जेक्ट टू हस्बैंड्स एंड फादर्स। तो जो वुमेन्स की जो पावर थी वो कम कर दी गई, और उन्हें माना कि ये जो अपने हस्बैंड्स, वुमेन्स को माना कि ये अपने हस्बैंड के पास रहनी चाहिए, और उनके जो उत्तरदायी मतलब उनको ख्याल रखने वाले जो हैं उनके फादर्स हैं या फिर अपने हस्बैंड, उनके हस्बैंड हैं, ठीक है। अब आते हैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म। अब ये तो था फ्रेंच लोगों के बीच में लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है। अब यार इकोनॉमी भी एक चीज होती है, मतलब जो वहां पे ट्रेडर्स वगैरह थे, कमर्शियल क्लास थी, उनके लिए लिबरलिज्म का क्या मतलब था। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, मतलब जो लिबरलिज्म वाले लोग थे उन्हें ये लगता था कि जो फ्रीडम है मार्केट्स में वो खत्म होनी चाहिए, ठीक है। एंड एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, स्टेट ने कुछ टैक्सेस जो थे इम्पोज कर रखे थे और कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, जैसे हमारे यहाँ भी होता है कि हम जैसे जो स्टेट है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, वो जैसे अभी आपने देखा था कि चाइनीज ऐप इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिए थे, तो उसी तरह से जो कुछ स्टेट इम्पोज टैक्सेस थे, स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन थे, वो भी वहां के लोग जो थे वो हटाना चाहते थे। इट वॉज अ डिमांड ऑफ द मिडिल क्लास, ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड थी मिडिल क्लास की। फॉर एग्जाम्पल अ मर्चेंट ट्रेवलिंग टू न्यूरमबर्ग, अब यार यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि किस तरह से लोगों को वहां पे जो वहां के लोग थे उन्हें प्रॉब्लम होती थी। तो फॉर एग्जाम्पल अ मर्चेंट ट्रेवलिंग टू न्यूरमबर्ग टू सेल हिज गुड, एक मर्चेंट जो न्यूरमबर्ग से निकला है अपना जो गुड है उसे सेल करने की, हियर टू पास थ्रो कस्टम वे, उसे अब जैसे यहाँ भी होता है जब हम कहीं जाते हैं, अब हम एक स्टेट को दूसरे स्टेट में, इंडिया में जैसे अब तो जीएसटी आ गया है, लेकिन जब इंडिया में पहले हम जाते थे जब जीएसटी नहीं था तो हम एक दूसरे स्टेट से पास करते तो हमें डिफरेंट पता नहीं बेट लगता था, बहुत डिफरेंट टैक्सेस जो होते थे वो देने पड़ते थे। तो यहाँ पे भी बात की गई, तो वहां पे भी अगर कोई बंदा अगर सेल करने जा रहा है कुछ ना कुछ, तो वहां पे वो डिफरेंट तरह के पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस जो होते हैं वो दिए जाते थे। Here to pass through custom barriers and pay a custom duty of 5%, हर एक पॉइंट पे जहां पे वो चेक पॉइंट आता था वहां पे उसे 5% की जो कस्टम ड्यूटी होती थी वो पे करनी पड़ती थी। अब देखिए, अब एक और एग्जांपल है इसमें, एल दे रखा है, एक मीजर ऑफ क्लोथ उस समय होती थी। अब उस समय मीजर ऑफ क्लोथ होती है फ्रैंकफुट 54.7 सेंटीमीटर, जो उस मीजर का फ्रैंकफुट में जो उसकी मेजरमेंट थी वो 54.7 सेंटीमीटर थी, जो मेंस में थी वो 55.1 सेंटीमीटर थी, न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर थी, 53.5 सेंटीमीटर थी। तो अलग अलग जो थे पैमाने थे। अब आगे हम पढ़ेंगे कि मतलब नेपोलियन कैसे, अब जैसे हमने पिछले पढ़ा था कि नेपोलियन जो थे नेपोलियन, उनने अलग अलग वेट एंड मीजर्स के जो सिस्टम थे उन्हें यूनिफाई कर दिया था, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे कैसे ये वेट एंड सिस्टर्स के सिस्टम नेपोलियन ने प्रॉब्लम देखी और कैसे उन्होंने जो प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व कर दिया, जो करेंसीज थी उसे भी कम कर दिया, और जो प्रॉब्लम उन्होंने करेंसीज जो थी वो भी कम कर दी, और वेट एंड सिस्टम के जो मेजर्स थे वो भी कम कर दिए। तो हमने जो एग्जाम्पल देखा एल क्लोथ था, वो अलग अलग जो रीजन्स थे वहाँ पे उसकी जो मेजरमेंट थी वो अलग अलग थी। अब हम आ गए हैं, मतलब उसी की आगे का पार्ट है जो एनसीईआरटी में आपका दे रखा है, ऑब्स्टेकल टू द इकोनॉमिक चेंजेस। ये जो ऑब्स्टेकल थे वो कैसे दूर हुए, ठीक है,
उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। न्यू कमर्शियल डिमांडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ इनोवेट इकोनॉमिक टेरिटरी ड्यू अलाउइंग अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स। जैसे मैंने आपको पिछले जो अभी था जो पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ था उसके बारे में बताया था कि जो मिडिल जो कमर्शियल क्लास थी उसने डिमांड किया था एवोल्यूशन ऑफ द टेरिफ बेयर्स। जो जब नेपोलियन आए तो उन्होंने इन चीज़ों पे मतलब अमल जो है वो करना स्टार्ट किया। तो न्यू कमर्शियल क्लास ने डिमांड किया क्रिएशन एक यूनिफाइड एक ऐसी टेरिटरी होनी चाहिए, इकोनॉमिक टेरिटरी होनी चाहिए जहाँ पे आने जाने में जो आपके जो बेट्स मतलब जो टैक्सेस हैं वो एक ही टैक्सेस लगे, अलाउइंग अनहिंडर्ड मूवमेंट्स ऑफ और जो गुड्स और पीपल का जो मूवमेंट हो वो ना किसी रोक टोक के हो। इन 1834 अ कस्टम यूनियन जोवरिन इज फॉर्म्ड। एक कस्टम यूनियन जिसका नाम था जोवरिन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि जोवरिन जो थी वो क्या थी। वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रुशिया ने जो ये का इनिशिएटिव था और उन्होंने एक जोवरिन एक कस्टम यूनियन जो थी वो फॉर्म की थी और ये बाद में ज्वाइन की गई थी मोस्ट ऑफ दी जर्मन स्टेट। जो अदर कन्फेडरेशन थी जर्मन स्टेट की उन्होंने ये बाद में ज्वाइन कर ली थी। ठीक है, तो मतलब एक जो टेरिटरी थी, ठीक है, इकोनॉमिक टेरिटरी अलग अलग रीजन में वहां पे टैक्सेस ले लेके, लेकिन अब एक यूनिफाई एक ही बॉडी थी जो उन टैक्सेस को रेगुलेट करती थी जिसका नाम था जोबरेन। ये 1834 में फॉर्म हुई 1834 में फॉर्म हुई थी। अबॉलिशन ऑफ टैरिफ बैरियर्स एंड करेंसी रिड्यूस्ड टू। ठीक है, टैरिफ बैरियर्स जो अलग अलग टाइप के बैरियर्स होते थे उनको अबॉलिश कर दिया गया और जो करेंसीज थी जो पहले बहुत सारी हर जो एरिया था उसमें अलग टाइप की करेंसी चल रही थी वो अब सिर्फ 2 पे रिड्यूस कर दी गई। ठीक है, जो नेपोलियन ने हमने पिछली बार नेपोलियन की चेंजेस में डिस्कस किया था कि जो जो करेंसीज थी वो बहुत कम कर दी गई। ठीक है, वो रिड्यूस टू कर दी गई। द क्रिएशन ऑफ रेलवे नेटवर्क हार्नेसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक एज वेल एज दी नेशनल इंटरेस्ट। तो क्रिएशन जो था रेलवे नेटवर्क का ताकि जो मूवमेंट ऑफ पीपल ऑफ गुड्स का बड़ी आसानी से हो सके, इसने दोनों तरह के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे और नेशनल इंटरेस्ट को फल्ले फूलने दिया। और यही वेव ने जो नेशनल सेंटीमेंट थे जो वहाँ पे लोगों के देश के प्रति सेंटीमेंट थे वो स्ट्रेंथ किए ताकि लोगों में और यूनिटी आई और नेशनलिज्म आया आगे चल के। तो आगे का जो पार्ट है वो हम ट्रीटी ऑफ वीना और कंजर्वेटिव के बारे में वो आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सर बात कर रहे थे वो सिर्फ रेवोल्यूशनरीज की बात कर रहे थे। तो अब जो कुछ लोग थे, अब जो सारे लोग थे मोनार्की जो अगेंस्ट थे उनके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग थे जो मोनार्की के फेवर में थे, जो चाहते थे कि जो पुरानी मोनार्की है वो कंटिन्यू रहे। ठीक है, तो उन्हें जो पुरानी चाहते जो पुराने ख्यालों को जो सपोर्ट करते थे उनका थे वो कंजर्वेटिव्स। ठीक है, जो हमेशा सोशल में जब आप पढ़ेंगे, सोशल साइंस में या फिर जैसे हिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे तो कंजर्वेटिव्स वो लोग होते हैं जो पुरानी ट्रेडिशन है, मतलब पुरानी आइडियोलॉजी को बहुत ज़्यादा, जैसे हम वैसे ही कह देते हैं कि जब बोलचाल की साधारण भाषा में कह देते हैं कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या तो उसके पेरेंट्स हैं बहुत कंजर्वेटिव टाइप के हैं, मतलब जो हैं वो पुराने ख्यालों के हैं। तो इस हिसाब से कंजर्वेटिव्स का मतलब ये होता है। न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर, देखो यहाँ पे पता है कि नेपोलियन जो है वो बहुत सारी यूरोपियन स्टेट जो पावर्स थी अलग अलग, उन्होंने बाद में नेपोलियन को एट द 1815 में हरा दिया था। ठीक है, तो नेपोलियन डिफीटेड इन 1815 नेपोलियन का काम जो हो गया वो तमाम हो गया। ठीक है, यूरोपियन गवर्नमेंट रन बाय कंजर्वेटिव। अब जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी वो आगे कंजर्वेटिव्स के द्वारा रन की जाएंगी। कंजर्वेटिव्स देखो ये पॉलिटिकल फिलोसफी की डेफिनेशन, ये पॉलिटिकल फिलोसफी जिसकी डेफिनेशन जो दे रखी एक नंबर पे आएगी, सीधे आपको क्वेश्चन आएगा अगर ये पूछा गया एक नंबर में, व्हाट इज कंजर्वेटिव। अब पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ, फोकस करती है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम, प्रेफर ग्रेजुअल चेंजेस। ठीक है, ये एस्टैब्लिश करना चाहती है इंस्टीट्यूशंस, जैसे चर्चेस वगैरह हो गए, जैसे उस समय यूरोप में चर्चेस वगैरह जो मोनार्चीज वगैरह और सोशल हायरार्चीज होती हैं इनको इंपॉर्टेंस देती है। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव फिलॉसफी जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिशंस होते हैं कि जात पात में जो भरोसा करते हैं वो जो पुराने ट्रेडिशंस होते हैं उनके हिसाब से चलना चाहती है, एंड कस्टम्स। ठीक है, और एंड प्रेफर ग्रेजुअल चेंजेस। ठीक है, जो पुराने कस्टम्स होते हैं इनके हिसाब से चलना चाहती है और प्रेफर करती है ग्रेजुअल चेंज, हल्के हल्के सोसाइटी में चेंज आए, बिल्कुल एकदम बहुत बड़ा बदलाव ना आ जाए। दे बिलीव इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, ट्रेडिशनल जो इंस्टीट्यूशन थे उनको फॉर्म करने में ये भरोसा रखते थे।
वक्त थे, जो चर्चेस वगैरह होते थे, और जो मोनार्कीज जो थी वो ये चाहते थे कि इटेब्लिश हो जाए। और जो मैंने बताया था कि कुछ प्रिविलेज जो है ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते थे वहाँ पे लोगों को, तो ये चीज़ चाहते थे कि वो प्रिविलेजेस भी हैं वो मिले। ये बहुत कम लोग थे, जो आम लोग थे वो तो इसमें बहुत कम लोग थे, लेकिन जो थे ऑटोक्रेटिक जो ऑटोक्रेटिक थे वो उसमें ज़्यादा इंक्लूड होते थे। डिड नॉट वांट रिटर्न ऑफ रेवोल्यूशनरी जज। जो उस समय जो रेवोल्यूशन का टाइम था, ये नहीं चाहते थे कि रेवोल्यूशन जो पहले जो रेवोल्यूशन जो आया था, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उनके जो रेवोल्यूशनरी वो डेज हैं वो आए। मॉडर्नाइजेशन को जो ओनली स्ट्रेंथ, जैसे हम नॉर्मल अब इसमें ये कह रहे थे कि जो ये मॉडर्नाइजेशन, जैसे नेपोलियन ने बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन किए थे, तो ये कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन से क्या होगा, ये सिर्फ मोनार्ची ही को स्टैंड करेंगे, मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं था, पर लेकिन इनका कहना था कि ये सिर्फ जो मोनार्की है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसको ही स्ट्रेंथ कर रहे हैं, इनका मतलब बेवजह जो है ये मॉडर्नाइजेशन लाया जा रहा है। अब आते हैं ट्रीटी ऑफ वीना। ठीक है, जब ये सब जो स्टेट्स थी, यूरोपियन स्टेट्स, जब इन्होंने नेपोलियन को हराया, तो बाद में एक ट्रीटी जो थी वो उन्होंने ट्रीटी के लिए बैठे, ट्रीटी ऑफ वीना। वीना जो है इस समय जो कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, इन 1850 यूरोपियन पावर्स, ब्रिटेन, ये जो कलेक्टिवली इन्होंने नेपोलियन को हराया था, तो ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये कलेक्टिवली इन्होंने हराया था, मेट अप फॉर द सेटलमेंट। मतलब अगर हम जैसे किसी को हराएं, या तो जैसे कोई भी कंट्री अगर किसी को हराती है, कंट्री का नॉर्मल जब हम हराते हैं किसी को, तो हम कहते हैं जो सामने वाला आ गया, अब जो हिस्सा हमारे पास आया है उसको हम आपस में बांट लेते हैं। तो यही था कि जो फ्रांस नेपोलियन हारे, तो उनका जो आधा जो अलग अलग टेरिटरीज थी, वो अलग अलग टेरिटरीज में रशिया में बट गई, वो प्रूशिया में बट गई और ऑस्ट्रिया में बट गई। ठीक है, तो उस सेटलमेंट को ड्रॉ करने के लिए वहां पे बैठे थे। कांग्रेस वाज होस्टेड बाय, ये ऑस्ट्रेलियन चांसलर थे ड्यूक मैट्रिन, इनके द्वारा जो थी वो कांग्रेस मीटिंग मान सकते हैं, वो होस्ट की गई थी। ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वीना ऑफ 1850। ट्रीटी ऑफ वीना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रीटी ऑफ वीना कब हुई थी, तो ट्रीटी ऑफ वीना जो हुई थी 1815 में हुई थी, और ये हुई थी नेपोलियन की हार के बाद। ठीक है, ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ विद द ऑब्जेक्ट ऑफ डूइंग चेंजेस। ठीक है, ये चाहते थे कि जो नेपोलियन ने पहले जो बहुत सारे चेंजेस लेके आए हैं, ठीक है, वो हम दोबारा जो है उन चीजों को, जो पुराना ऑर्डर था नेपोलियन से जो पहले था, उसको हम रिस्टोर करें। तो उन्होंने कुछ ऐसा ही किया, और द बॉर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर। जो पहले जो बॉर्बन डायनेस्टी थी, उसे जो हमने जार वगैरह के बारे में फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था, तो पहले वो पावर से, नेपोलियन जब आए तो उन्होंने पावर से हटा दी थी, लेकिन बाद में इन्होंने पावर, जो बॉर्बन डायनेस्टी थी उसको पावर दे दी, एंड फ्रांस हैड टू लूज इट्स टेरिटरी। जो नेपोलियन के टाइम में जो फ्रांस ने बहुत सारी टेरिटरीज जी थी, वो गेन की थी, वो उन्हें लूज करनी पड़ी। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप टू प्रिवेंट द फ्रेंच एक्सपेंशन। बहुत सारी, फ्रांस जो कंट्री थी उसके आसपास बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो अलग अलग स्टेट्स थी, वो एस्टेब्लिश कर दी गई, ताकि जो आगे चल के जब जहाँ पे जब रेवोल्यूशन आए, तो एक्सपेंशन जो है वो फ्रेंच टेरिटरीज का ना हो सके। किंगडम ऑफ नीदरलैंड इंक्लूडेड बेल्जियम वाज सेट अप इन द नॉर्थ। तो किंगडम ऑफ नीदरलैंड था, उसमें बेल्जियम इंक्लूड करता था, वो सेटअप इन दी नॉर्थ, वो नॉर्थ में सेटअप किया गया। जेनुआ वाज एडेड टू द पेडमेंट टू द साउथ। जो जेनुआ था वो साउथ में एडेड किया गया। प्रीशिया गिविंग इंपॉर्टेंट टेरिटरीज ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। जो प्रीशिया था उसे इंपॉर्टेंट वेस्टर्न फ्रंट पे जो टेरिटरीज थी वो दे दी गई। देखा कि प्रूशिया को इंपॉर्टेंट जो टेरिटरीज ने वेस्टर्न फ्रंट पे वो दे दी गई थी। और इन द ईस्ट, जो ईस्ट साइड थी, उसमें प्रूशिया को जो पार्ट था वो पोलैंड का जो उन्होंने कब्जाया था वो दे दिया गया था। वाइल प्रूशिया वाज गिविंग द पार्ट ऑफ सेक्सोनी। जो प्रूशिया को वो सेक्सोनी का जो था वो पार्ट दे दिया गया था। अ जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स वर अनटच्ड। जो जर्मन की जो 39 स्टेट्स थी उन्हें वैसे के वैसा ही रहने दिया था। आफ्टर मैथ्स ऑफ दी कंजर्वेटिव रिजाइन, जो कंजर्वेटिव रिजाइन थी वो सेटअप हुई, उसके बाद उनके जो उनका मतलब उन्होंने कैसे वर्क किया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन दे वर ऑटोक्रेटिक, वो ऑटोक्रेटिक थे, उनके सपोज उनके जो फेवर में ही थे। ठीक है, और ऑटोक्रेटिक जो वहाँ पे गवर्नमेंट थी, जो मोनार्की थी, उसको सपोर्ट करते थे। डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड सॉट टू, जो क्रिटिसिज्म जो उनकी तरफ जरा से भी मोनार्की या उनका क्रिटिसिज्म होता तो वो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। एंड डिसेंट, जो उनके पास जो धरना प्रदर्शन होते थे उनके बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते थे। एंड साउट टू कर्व एक्टिविटी दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेटी ऑफ द गवर्नमेंट।
जो ऐसी कैपिटल्स वो हमेशा कर्व कर देते थे, हमेशा बंद कर देते थे, जो लेजिटिमेसी जो थी वो आंसरेबल मतलब आंसरेबल करें, जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको आंसरेबल ठहराएं। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटीज जो बंद कर दी गई थी। मोस्ट ऑफ देम इम्पोर्ट्स सेंसरशिप, जो बुक्स वगैरह थी और जो बुक्स थे, आर्टिकल्स जो लिखते थे, न्यूज़पेपर्स थे, उन पे सेंसरशिप जो थी, सेंसरशिप मैंने पिछले बताया कि सेंसरशिप वो होती है जब आप किसी बुक्स वगैरह आर्टिकल्स, किसी आइडिया को आप पब्लिश नहीं कर पाते हैं तो उसे सेंसरशिप कहते हैं। तो सेंसरशिप थी वो इम्पोज कर दी गई। मेमोरीज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स। जो मेमोरीज थी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो पहले हुआ था, वो उसकी जो मेमोरीज थी वो हमेशा लिबरल्स को, ठीक है, वो इंस्पायर करती गई, ताकि वो और रेवोल्यूशन, वो उन्हें लगता था कि वो चेंज ला सकते हैं इस देश में, और एक कंट्री जो है वो अपनी नेशन, जो इंडिपेंडेंट नेशन वो है, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे बहुत सारे जो रेवोल्यूशनरीज थे उनके बारे में। रेवोल्यूशनरीज इन 1815 फियर ऑफ रिपरेशन मेड लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। 1815 थे जो फियर ऑफ रिपरेशन था, क्योंकि आपको पता है जो मोनार्कीज थी उस समय, जो पुरानी पावर्स थी वो एस्टेब्लिश हो गई थी, तो उन्हें जो फियर रिप्रेशन का जो था वो फियर था, मतलब उन्हें दबाया जा सकता था, इस बात का उन्हें फियर था। इसलिए जो लिबरल, जो फेमस लिबरल नेशनलिस्ट थे वो सारे अंडरग्राउंड चले गए थे। सीक्रेट सोसाइटी वर सेटअप टू स्प्रेड देयर आइडिया। सीक्रेट जो सोसाइटीज थी, अंडरग्राउंड जो था, वो लोग वर्क किया करते थे और अपने आइडियाज को जो थे वो स्प्रेड किया करते थे। टू बी नेचुरली मीन्स अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्ची फॉर्म्स डेट वॉट एस्टैब्लिश्ड बाय कांग्रेस। ठीक है, उस समय रेवोल्यूशनरी होने का मतलब ये हुआ करता था कि कमिटमेंट और अपोज करना जो मोनार्ची फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी जो बनाई गई थी, जो कांग्रेस जो थी ड्यूगो मेट्रिंजुआना जिसे होस्ट किया गया था। रेवोल्यूशनरी सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर स्ट्रगल। जो रेवोल्यूशनरीज थे वो मानते थे कि हर हाल में नेशन स्टेट जो थी वो बननी चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट मानते थे इस स्ट्रगल को। अब जो एक इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी है गुज़िज़िप्पी मज़ीनी, उनके बारे में आपकी एनसीईआरटी में है, वो दिया गया है। ये इनका बॉर्न जो हुए थे वो जेनेवा में हुए थे इन 1807। बिकेम द मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बनरी। ठीक है, ये मेंबर बने थे जो एक सीक्रेट सोसाइटी, जो ये बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने बनाई थी जो सीक्रेटली वर्क करती थी, उन जो कार्निवोरा की थी उसके मेंबर बने थे। At 24 he was sent in exile in 1831 for making an attempt for liberation in लिगोरिया। ठीक है, जब ये 24 ईयर्स के थे तो इन्हें भेज दिया गया एग्जाइल में, जो 1831 में, फॉर मेकिंग अटेम्प्ट, एक जी अटेम्प्ट कर रहे थे रिवोल्यूशन का इन लिगोरिया। यंग इटली इन मार्सिल, ये दोनों सीक्रेट सोसाइटीज थी तो इनके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। यंग इटली इन मार्सिलेस एंड यंग यूरोप इन बर्नी। यंग इटली जो थी वो मार्सिलेस में थी और यंग यूरोप थी जो इटली में थी, ये दोनों थी सीक्रेट सोसाइटी। इनका जो डायरेक्ट जो क्वेश्चन आ सकता है कि दो सीक्रेट सोसाइटीज बताइए जो कि गुज़िज़िप्पी मज़ीनी ने जो फॉर्म की थी, तो ये दोनों सीक्रेट सोसाइटी का नाम आपको लिखना होगा। द मेंबर ऑफ दी सीक्रेट सोसाइटीज वर द पीपल ऑफ रिवोल्यूशनरी माइंड। जो रिवोल्यूशनरी माइंड के जो लोग थे वो इन सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर जो थे वो सिलेक्ट किए जाते थे। ही बिलीव गॉड हैज इंटेंडेड नेशन टू बी अ नेचुरल यूनिटी ऑफ द मैनकाइंड। इनका मानना ये था कि भगवान ने ये इंटेंड किया है कि नेशन जो होते हैं वो जो होते हैं नेचुरल जो यूनिटी होती है उनके बीच में, जो मैनकाइंड होते हैं उनके बीच में जो शेप करती है। इटली कुड नॉट कंटिन्यू एज अ, जो इटली जो उनका देश था वो एज अ पैचवर्क, मतलब एक कलेक्शन नहीं रह सकता, बहुत सारे एम्पायर और बहुत सारे स्टेट का वो पार्ट नहीं रह सकता। इट हैड टू बिकम अ यूनाइटेड रिपब्लिक नेशन। इनके लिए यूनिफाइड रिपब्लिक नेशन जो था वो बनना जरूरी था। दिस यूनिफिकेशन कैन ओनली बी द बेसिस ऑफ द इटालियन लिबर्टी। और यही जो है इटालियन लिबर्टी का जो है बेसिस, इटालियन जो उदारवाद है उसका बेसिस जो है वो ये हो सकता है। दिस जो यूनिफिकेशन है वो हो सकता है। फॉलोइंग हिज आइडिया सीक्रेट सोसाइटी वर सेटअप इन फ्रांस, जर्मनी। इनके आइडियाज आगे चल के, ठीक है, इन अलग अलग जगह, और जो फ्रांस वगैरह, पोलैंड वगैरह, स्विट्जरलैंड वगैरह में और जो सीक्रेट सोसाइटी थी वो फॉर्म हुई। हिज विजन फॉर द मोनार्ची एंड द कंजर्वेटिव। जो कंजर्वेटिव और मोनार्कीज थी उन जो इनका विजन था वो उन्हें फ्राइटेंड करता था, मतलब वो डरते थे इनसे। मेटरनिच डिस्क्राइब, जो ड्यूक मेटरनिच जो ऑस्ट्रेलियन चांसलर थे जिन्होंने वो कांग्रेस होस्ट की थी, मेटरनिच डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो उन्होंने डिस्क्राइब किया था
कि जो ये गियुसेप्पी मज़ीनी है, ये मोस्ट डेंजरस जो है एनिमी है उनके सोशल ऑर्डर के। तो जो आपका जो लेक्चर 3 है, वो जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर अपने दोस्तों के पास जहाँ पे जाइए आप शेयर कर दीजिए, ताकि जो ये चैप्टर है वो लोग भी समझ पाएँ। I think the girls with their